हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स यानी गणित के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एनएमडीसी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन काम आएंगे क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं, जो कि एसएससी रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। अगर आप इस लेवल की आप तैयारी कर लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं इंडिया में, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बेटर तैयारी है तो। ठीक है। और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट मैथ के अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके एनएमडीसी मैथ की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप उसमें जाके वीडियो मेरी देख लीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो। दूसरा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको जो वीडियो नोटिफिकेशन है प्राप्त हो जाए करे जब मैं वीडियो अपलोड यहाँ से करता हूँ, जब लाइव करता हूँ। ठीक है। और दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं वीडियो की पीडीएफ भी देता हूँ, डेली के जीके क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराता हूँ, करंट अफेयर भी क्वेश्चन वहाँ प्रोवाइड कराता हूँ मैं। ठीक है ना। और डेली हमारा सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन भी होता है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो डेली सुबह 7 बजे आप करंट अफेयर भी पढ़ने आ जाए करिए मेरे चैनल पे। करंट अफेयर तो आपके हर एग्जाम में काम आना है, ऐसा तो नहीं कि एनएमडीसी के एग्जाम में आप देंगे, अदर एग्जाम में अगर आप देते हैं तो करंट अफेयर सब एग्जाम में आपके काम आता है। तो सुबह 7 बजे करंट अफेयर होता है और शाम को 8 बजे हमारा जीके चलता है, रीजनिंग चलता है और मैथ चलता है। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और आप भी इन सवालों को मेरे साथ सॉल्व करते चलिएगा और देखिएगा आप कितने सवालों सही से कर पा रहे हैं। ठीक है ना। और नहीं कर पा रहे तो देखिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या गलती हो रही है, क्या क्या कमी रह रही है आपके अंदर। ठीक है ना। तो चलिए पहले सवाल शुरुआत करते हैं। राधे राधे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 के पहले 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। एवरेज से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में और ये बहुत ईजी होते हैं, कोई कठिन सवाल नहीं होता है। इसको बताता हूँ इन सवालों को कैसे किया जाता है, आपको आज मैं सिखाता हूँ। ये सवाल बहुत ईजी होते हैं। ये क्या कह रहा है, 8 के पहले 4 धनात्मक गुणज यानी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें 8 के फर्स्ट कौन कौन से गुणज होंगे? पहले तो हमारा 8 ही होगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32। ये तुम्हारे 4 गुणज होंगे 8 के, जो शुरू के 4 गुणज होंगे। अब इनका हमको एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होता है? हमेशा बीच वाले 2 नंबरों का जोड़ी तो एवरेज नंबर होता है, ये आपको पता ही होगा। इधर से काट दो, इधर से काट दो, तो बीच के 2 नंबर बच रहे हैं। अगर इवन नंबर है तो आप उसको जोड़े कितना आएगा? 40 आउट ऑफ 2 यानी कितना आ गया? 20। तो 20 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये सवाल के तरह करना और भी होता है। अगर आपको कंजुगेटिव नंबर दिए हुए हैं, अगर कंजुगेटिव नंबर दिए हैं या मल्टीपल दिए हुए तो आप क्या करिए, एंड वाला और पहला नंबर जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? तब भी 40 ही आएगा और बट्टे 2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? तब भी 20 आपका आंसर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आपको पता ही होगा एवरेज हमेशा बीच के 2 नंबर का ही योग होता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 20। ठीक है ना। समझ में आ गया? ओके। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है। ठीक है। और दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है। ठीक है। एक साथ दोनों स्कूलों के शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी? और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एसएससी जीडी में आया था। ये क्वेश्चन है जीडी जो 10th लेवल पे ही होता है, क्योंकि मैं आपको 10th लेवल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जिसका पेपर आएगा वो 10th लेवल पे ही आपका पेपर आना है एनएमडीसी का। ठीक है ना। तो 10th लेवल का ही हम आपको तैयारी कराएंगे, ज़्यादा अपर लेवल की तैयारी नहीं कराएंगे। तो ये भी अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए। तो पहले क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 15 टीचर्स ऑफ ए स्कूल इज 66 ईयर्स है एंड एवरेज ऑफ 60 टीचर्स ऑफ अनदर स्कूल इज 55 ईयर्स। व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ टीचर्स ऑफ बोथ द स्कूल टुगेदर? हमें दोनों स्कूलों के शिक्षकों का औसत आयु बताना है एक साथ। तो हम पहले स्कूल का निकालते हैं। पहले स्कूल में कितने शिक्षक हैं? 50 शिक्षक हैं, इनका एवरेज वो निकाल लेंगे, टोटल योग कितना होगा और कितने क्या एवरेज है? 66 ईयर्स है। तो कितना हो जाएगा? 66 पंजे जाओ 0 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 3 5 छक्का 30 और 3 33। ये आगे पहले स्कूल का। ठीक है ना। दूसरे स्कूल का कितने हैं? टोटल 60 शिक्षक हैं और इनका एवरेज कितना है? 55 है। तो बात तो वही आ गई, कितना हो गया? 33 ही हो जाएगा। ये होगा दूसरे शिक्षकों का औसत आयु। तो टोटल कितना औसत आयु हो गई? योग इनका कितना हो गया? 0 0 336 336। ये तो इनका योग हो गया 6600, यानी 6600 क्या होगा? टोटल योग हो गया दोनों स्कूलों का मिला के। फर्स्ट प्लस सेकेंड का हमसे पूछा, दोनों कंबाइन, तो 66 जो टोटल आ रहा है। एक मिनट बताइए, फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी पहले स्कूल दूसरे स्कूल कितना था? 3300 यानी 6600। और टोटल अब क्या होता है? एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर हैं?
तो पहले स्कूल में 50 शिक्षक थे और दूसरे स्कूल में 60 शिक्षक, टोटल कितने नंबर हो गए 110, यानी टोटल 110 शिक्षक हैं, उनका एवरेज निकाला तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 11 छिक्के 6 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 ईयर्स। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 60 ईयर्स दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आ गया। आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते थे 50 गुणा 66 प्लस 60 गुणा 55 और बटे टोटल नंबर, टोटल कितने थे 110 थे। आप ऐसे भी लिख लेते तब भी आपका आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे तब भी आपको 60 ही आएगा। ठीक है ना, तो आप जैसे मन करें वैसा आप कीजिए। अगला क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन क्वेश्चन है और ये भी जीडी में आया था क्वेश्चन ये। तो तीसरा क्वेश्चन है, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि पेंटिंग की दर 28 प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो, फिर बाहर से शंकु को पेंट करने में कुल लागत क्या होगी। द हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस 10 सेंटीमीटर। इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इट इज ए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इन पेंटिंग द कोन फ्रॉम आउटसाइड। तो फ्रेंड देखते होंगे जब आप अपने घर में पेंटिंग कराते हैं तो आपको पेंटर खर्चा बता देता होगा कि हम इतना स्क्वायर फीट का आपका खर्चा लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हम पैसा लेंगे 20 रुपये, 15 रुपये, 28 रुपये, जो भी है। तो आप हिसाब किताब लगा लेते हैं कि हाँ हमारा मकान इतने स्क्वायर फीट में है तो हमारा इतना खर्चा आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन है पूछा गया है। ठीक है, अब शंकु पे कौन, तो आप जानते हैं कौन कैसा होता है, कौन ऐसा होता है, बड्डे टोपी देखी ना, बड्डे टोपी ऐसी ना होता है कौन, ये एल होता है, त्रिज्या ऊंचाई होती है, ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है। तो जिसमें हमको रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी दी हमको दी है, तो त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है हमको 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 हाइट। हमको एल निकालना है, तो पहले हम एल कैसे निकालेंगे, अभी ये क्या बनना है, एक टाइप का क्या बनना है, त्रिभुज बनना है, यानी हमको कर्ण निकालना है। कर्ण का प्रभाव क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्रभाव क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो हम स्क्वायर के पहले निकालते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये निकालते हैं हम, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो जाएगा 24 का कितना होता है 576 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 676, यानी एल की वैल्यू कितनी आएगी, ये 26 का स्क्वायर होता है। तो एल की वैल्यू कितना आएगी 26 हमारे पास आ गई। और ये वैसे ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट में तो वैसे ही आती है, मैंने आपको करके दिखा दिया, 10, 24, 26 का ट्रिपलेट बनता है। अगर 10 24 दिया तो जाएगा तीसरी भुजा हमारे 26 सेंटीमीटर की ही होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा तो ट्रिपलेट वगैरह पढ़ लेना चाहिए। मैं ट्रिपलेट आपको दे दूंगा। ठीक है ना, वो अच्छे एग्जाम में काम आता है ये ट्रिपलेट। अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो इतना ये माथा पच्ची नहीं करना पड़ता आपको पता था अगर 10 24 दिया तो अगली भुजा 26 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये रटा होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, और ये कब याद होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी। तो हमको पता लग गया एल की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, ये हमको बताना था, अब हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पूरा शंकु क्या क्या निकलना था, पाई आर एल, तरीके ऊंचाई मेरे क्या होती है पाई आर एल, इससे हमारा आंसर आएगा इस सूत्र से। तो बाईस की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर त्रिज्या दे रखी 10 सेंटीमीटर, आर और एल की ऊंचाई कितनी है 26 सेंटीमीटर, और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी हमें कॉस्ट निकाल लिए 28 रुपीज़ पर वर्ग सेंटीमीटर। अब सॉल्व कीजिए, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 22.220 गुणा 4 छिंगे 24, 4 दूनी 8, 2 10, 104, 220 गुणा 104 करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो राइट आंसर आपका आएगा 22,880। इसको जब आप गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो ये तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही लेंगे गुणा। तो 220 गुणा 104 से गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 22,880 रुपये खर्चा आपका आएगा। ठीक है ना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का। और फिलहाल यहाँ जितने क्वेश्चन लेके आए हैं सभी आज एसएससी और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मैं आपको वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। अनठन पढ़ा के फायदा नहीं है कि मैं आपको घुमाते रहूँ, गोल गोल कहते नहीं, गोल गोल घुमा दिया वहीं घुमा रहे पढ़ा के ले आया, तो वो काम नहीं करना। आपको सिलेक्शन दिलाना है, मेरा टारगेट है सिलेक्शन दिलाना। ठीक है ना, और जो लोग सीरियस होंगे पढ़ने में उनका सिलेक्शन होगा भी, अगर वो मेरे विश्वास करेंगे तो मैं सिलेक्ट करा के रहूँगा आप लोगों को। बस अतः आप लोग मेहनत कीजिए ईमानदारी से। ठीक है ना, और मेरे साथ साथ सॉल्व भी करते जाइए। ठीक है, कुछ लोग देख रहा हूँ आंसर सही भी दे रहे हैं और कुछ लोग आंसर गलत दे रहे हैं। तो जो गलत दे रहे हैं कोई बुराई नहीं है, आंसर गलत देना बुराई बात नहीं है। यहाँ आप गलत दे तो चलेगा, लेकिन पेपर गलत करके मत आना। यहाँ गलती करोगे सीख लोगे। ठीक है ना, इसलिए गलती करने भी जरूरी है। जब गलती आप करेंगे तभी आपको समझ भी आएगा कि यार हमको कहाँ कमी है हमारी। ठीक है ना, तो गलती करना गलत बात नहीं है। आप आंसर गलत दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही दे रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तब भी कोई बात नहीं है, सीखो। अभी सीखने का टाइम बहुत है, अभी एग्जाम में 3-4 महीने आपके पास, तो आराम से तैयारी कर सकते हो, बेटर तैयारी। ठीक है ना, तो ये चौथा क्वेश्चन है हमारा। अनिल 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने कार्यालय में जाता है, ठीक है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने घर वापस आता है। अच्छा, जाता 35 से, आता 30 से। और यदि उसने कुल 39 घंटे लगते हैं तो उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी क्या है। बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अनिल गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू हिज होम एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर।
इफ़ ही टेक्स टोटल 39 आवर्स देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड होम। ठीक है, तो हमको उसके ऑफिस से उसे घर के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो आपको पता होगा डिस्टेंस तो एक ही कवर कर रहा होगा, जाहिर सी बात है घर से ऑफिस की दूरी तो सेम ही होगी, चाहे जाते समय चाहे आते समय। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। अगर आपके घर से ऑफिस 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर जाएंगे, 10 किलोमीटर वापस भी आएंगे आप। ऐसा तो नहीं होगा कि आते समय 11 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे लगता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ x क्या है पहली स्पीड और y क्या है दूसरी स्पीड। तो निकालते हैं। तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, 2 पहले कितनी थी 35 किलोमीटर जाता है और 30 की वापस आता है, अपॉन इनका योग करें कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, गुणा। अब डिस्टेंस को निकालें। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो ये हमारी टोटल चाल आ गई, टोटल चाल, और समय से हम गुणा करें, समय हमको दिया 39 घंटे, 39 घंटे। ठीक है, इसे हम गुणा कर देंगे, बट्टे 2 करेंगे। बट्टे 2 क्यों करा, ये समझना चाहिए। बस यहीं पे इस सवाल में कॉन्सेप्ट है कि बट्टा 2 क्यों आया। क्योंकि सवाल देखो क्या पूछ रहा है, उसके कार्यालय और घर के बीच दूरी क्या है। यहाँ जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आने जाने का दिया हुआ है। तो हमको तो दूरी तो एक ही बार निकालनी है ना। अगर एक बार 10 किलोमीटर जाएंगे, एक बार 10 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर हो जाएगा ना ऑफिस का आने जाना। लेकिन ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है हमारा। अगर आप सुबह घर से ऑफिस गए और शाम घर से ऑफिस आए तो आपने 2 बार उस दूरी को तय किया ना। लेकिन हमको तो एक ही दूरी निकालनी है ना। अगर 10-10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 थोड़ी दूरी तो 10 ही किलोमीटर है आपके घर से। तो वही कॉन्सेप्ट, इसलिए हमने इसको दूरी को हम आधा कर देंगे। जो भी निकल के आएगा उसको हम आधा कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ बट्टे 2 कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बस हो गया, ये टोटल चाल हो गया, गुणा समय, बट्टा 2 हमने इसलिए किया क्योंकि हमको दूरी निकालनी है घर से ऑफिस की। समझ में आ गया, आना चाहिए। नहीं आएगा दोबारा वीडियो देख लेना। अब क्या करना, अब काटा पीटी कर लो। काटा पीटी करो, किससे कटेगा, देखो 2 से 2 वैसे कट जाएगा। ठीक है ना। इसको 5 से काट दो, 5 का 5, 5 या 15, 5 7 35। अब कुछ कट रहा है, देखो 13 3 39। ठीक है ना। और कुछ कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है। अब तो क्या 3 3 9 90 और 7 3 63, 630 आ रहा है। 630 किलोमीटर आ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है कहीं पे, नहीं दिया है, हाँ दिया है, देखो ऑप्शन नंबर सी में 630 किलोमीटर दिया है ना। आगे समझ में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 630 किलोमीटर। फिर समझा देता हूँ, आप लोग कह रहे समझ में नहीं आया, फिर समझाता हूँ। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझो। अनिल 35 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने कार्यालय जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने घर वापस आ जाता है। अगर इस टाइप का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, अगर खाली इतना देता और ये पूछ लेता कि इसकी टोटल एवरेज स्पीड बताओ, यहाँ से सवाल इतना पूछा जाता है, तो आप एवरेज स्पीड क्या निकालते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई फॉर्मूला लगते हैं। जो भी आपका आंसर आता है वो आपका एवरेज स्पीड हो जाती है, क्योंकि वो आपके औसत चाल निकलती है, औसत चाल। और आपको पता है समीकरण टाइम डिस्टेंस होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो हमको दूरी निकालना था, दूरी बराबर कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। तो चाल हमने कहाँ निकाली, ये एवरेज स्पीड हमने चाल निकाल ली अपनी। सामने हमको क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 39 घंटा। ठीक है ना। अब बट्टा 2 ये समझ नहीं आ रहा, बट्टा 2 हमने इसलिए किया है क्योंकि वो दूरी घर से ऑफिस की पूछ रहा है। ठीक है ना। ऑफिस से होम की आपकी डिस्टेंस पूछा है उसने। तो अगर आप बट्टा 2 नहीं करेंगे तो वो डबल दूरी निकलेगी ना, क्योंकि वो एक बार गया है और एक बार वापस आया है। अगर 10 किलोमीटर गया सुबह तो 10 किलोमीटर शाम को, तो 20 किलोमीटर हो जाएगा ना। लेकिन घर से ऑफिस की दूरी 20 किलोमीटर नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं। ऑफिस की दूरी कितनी है, 10 ही किलोमीटर है। इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। इसलिए हमने बट्टे 2 करा और हमारा आंसर काटा पीटी कर दी। और हमारा आंसर क्या है, 630 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ भी है। ठीक है ना। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा घुमा के। आप अब ये क्वेश्चन आप जब भी सीख पाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 630 किलोमीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य 3:4 के अनुपात में है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, करते हैं। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हमको रेशो दे रखा है 3:4। ठीक है ना। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कॉस्ट प्राइस था वो 400 रुपये था। यानी आप कोई वस्तु 400 रुपये में लाए हैं, मानने कुछ नहीं जाता है। 3-4 है, हमें रेशो नहीं पता किस चीज़ का रेशो, तो हम उसको 400 मान सकते हैं। और क्योंकि हम वैसे भी 100 में मानने तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा हमारे। और सेलिंग प्राइस कितना है, 3:300। अब बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये सवाल आप समझ रहे हैं। क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। आप कोई वस्तु 400 में लाए और 300 में आपने बेचा है, तो कितने का लाभ हानि हो रही है, 100 रुपये की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप कहेंगे सर हो रही है, बहुत हो रही है, 100 रुपये की हमको हानि हो गई। ठीक है ना। कितने पे, और हमेशा हम लाभ हानि किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। यानी जो लागत मूल्य होता है हम उसी पे तो अपना कैलकुलेट करेंगे ना, कि हम इतने सामान लाए या इतने बेचा, तो हम लाभ हानि किस पे निकालते हैं, लॉस प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है ना। यानी क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपये। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 जीरो से 2 जीरो वैसे उड़ जाएगा और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है ना। जैसे सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो हमने क्या मान लिया, हमने बुक का जो कॉस्ट प्राइस था 400 मान लिया रेशियो में और सेलिंग प्राइस था 300 मान लिया। तो हमको पता लग गया हम 400 में कोई चीज़ लाए हैं और 300 में हम सेल कर रहे हैं तो 100 रुपये का लॉस हो रहा है। 100 रुपये लॉस हो गया, कितने पे हुआ, 400 पे हुआ, कि कॉस्ट प्राइस कितना था 400 था, परसेंटेज के लिए इंटू 100 हमने कर दिया, काटा पीटी करा 25% क्या हो गया, लॉस हमको हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राम अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राम और श्याम एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो बताइए, इंग्लिश थोड़ी टाइपिंग गलत हो गई है, मैं इंग्लिश जब पीडीएफ दूंगा सही कर दूंगा उसमें। ठीक है ना। तो इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, फटाफट कर सकते हैं। क्या होता है, कुछ नहीं होता है इनमें। एक है राम, एक है श्याम। राम करता है 20 दिन में, श्याम करता है 30 दिन में। ये क्या, इनकी एफिशिएंसी है, ये क्षमता है, यानी राम कोई भी काम 20 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो हमको लिए टोटल काम तो क्वेश्चन ने कहीं दिया नहीं कि टोटल काम कितना था, तो हम टोटल काम को क्या निकालेंगे, मानेंगे कि हाँ इतना काम रहा होगा। टोटल काम कैसे निकाला जाता है, जो भी संख्या दी होती है क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम निकालने का सही तरीके मैंने आपको क्या बताया, जो बड़ी संख्या दी हो उसका ऐसा मल्टीपल ले लो तो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 30 से कटेगा लेकिन 20 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम अगला मल्टीपल क्या लेंगे, 60 लेंगे। 30 दूना 60, 60 देखो 20 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा। हम मान लेते टोटल काम 60 था। अब देखो अब होगा क्या, राम 20 दिन में कोई काम कर सकता है, 60 काम करने कितने दिन लगेंगे उसको, यार 20 काम एक दिन करेगा, 20 काम एक दिन, 20 काम टोटल 3 दिन में काम खत्म कर देगा, तो 3 दिन उसको लगेंगे, उसको 2 ही दिन लगेंगे। अब क्या पूछ रहा है, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये 3 दिन और ये 2 दिन की एफिशिएंसी की आ गई, यानी ये 3 दिन में समाप्त कर देगा राम और श्याम 2 दिन में समाप्त कर देगा, यानी टोटल। अब क्या पूछा, दोनों का साथ पूछा, तो ये 3 की स्पीड से करता है, ये 2 की स्पीड से करता है, दोनों साथ में करेंगे तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी एक दिन की, 5 की स्पीड हो जाएगी। कहाँ अभी अकेले 3 दिन कर रहा था, ये अकेले 2 दिन कर रहा था, अब दोनों मिले करेंगे तो 5 काम होगा एक साथ। काम था कितना टोटल 60, तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दिन लगेंगे दोनों काम समाप्त करने में एक साथ। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 12 डेज। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ₹3200 के मूलधन पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। और इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 3200 रुपीज एट द रेट ऑफ 20% पर एनुअम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आपको मिले और समय पे ध्यान देना आपको, अगर यहाँ समय 2 साल का दिया हुआ है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है इसकी, हम कैसे निकाल, डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, बस ये आपको फॉर्मूला लिख लेना है। 2 साल का अगर दिया होगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर, तो निकालते हैं डी, डिफरेंस को निकालना है यानी अंतर निकालना है। पी माने क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना दिया 3200 रुपये, यहाँ रखेंगे 3200 रुपये। आर यानी क्या हो गया, रेट यानी ब्याज दर, ब्याज दर कितनी है, कहाँ दिया 20%, तो 20 गुणा 20 400 हो जाएगा, बट्टे 100 का स्क्वायर यानी 100 और 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जोड़ गया, 2 जीरो उड़ गया, तो कितना गया 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 128 रुपये का डिफरेंस आ गया है। ऑप्शन 128 का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में देखो दिया हुआ है 128 रुपीज़, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो क्या करना है, जब भी इस टाइप का सवाल आपको मिले कि कुछ राशि थी इतने ब्याज दर पे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा आपसे और 2 साल का अगर पूछेगा तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला रखना, डी बराबर PR² यानी मूलधन गुणा दर का स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर। और अगर इसमें 3 साल का बोलेगा, 3 साल कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यही रखना आपको, आगे और जोड़ देना इसमें क्या 300 + R बट्टे 100, बस 3 साल का पूछेगा तो आपको आगे एक लाइन और ऐड कर देंगे, 300 + R बट्टे 100, ये लाइन ऐड कर देंगे तो 3 साल निकल जाएगा आपका। ठीक है ना। R मैंने वही रेट रहेगा 300 100 ही ऐसी रहेगा हमारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कोई धन प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्ष में अपने आप का 14 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह स्वयं का 92 गुना हो जाएगा। इस सम बिकम्स 14 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 15 ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनुअम। इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द सम बिकम्स 92 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। तो जो लोग एग्जाम देते होंगे SSC वगैरह, उनको पता होगा इस टाइप के सवाल भर भर के SSC पूछता है
और रेलवे पूछता है, या और अदर एग्जाम भी होते हैं स्टेट में, तो वहाँ पे ऐसे सवाल आते हैं। और ये बहुत ईजी सवाल होते हैं और बहुत ट्रिकी सवाल होते हैं। बस इनकी ट्रिक एक होती है, आप उसकी ट्रिक याद कर लेंगे तो आप फटाक से ये सवाल कर सकते हैं। और ये सवाल बहुत पूछ जाता है हर एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, एसएससी के गूगल में पड़े हुए हैं उसके पेपर, आप उठा के देख लेना ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कितनी बार पूछे गए। इसकी ट्रिक क्या होती है बताता हूँ। इसकी ट्रिक होती है n1 - 1 n2 - 1 अपॉन t1 अपॉन t2। अब उसको रखेंगे कैसे हम। अब यहाँ n क्या है, t क्या है। n क्या है, नंबर यानी कितने गुना हो रहा है। तो पहली लाइन पढ़िए, कोई धन प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की वार्षिक जैसे 15 वर्ष में अपने आप का 14 गुना हो रहा है। t माने क्या होता है, समय, और n माने क्या होता है, गुना। तो n1 कितना है, 14 - 1 अपॉन दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, कितने वर्षों में स्वयं का 92 गुना हो जाएगा। 92 गुना हो जाएगा। t1 हमको दे रखा है 15 वर्ष में होता है, और दूसरा हमको t2 निकालना है कि दूसरे में कितना समय लगेगा, ये तो करना है। हो गया आंसर। देखो अब कैसे होगा, 14 में से जगह बचेगा 13 बट्टे 91 बराबर 15 बट्टे t2। तो जगह 13 सत्ते 91 और 15 साथ गुणा करें कितना आएगा, 15 सत्ते 105। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 105 ईयर्स। क्या करा, या आप ऐसे कर सकते हैं सिंपल। अब ये फॉर्मूला याद नहीं आया तो आपको याद रखना है, जो भी गुना दिया हुआ उसको एक कम कर दो, दूसरे जो गुना दिया उसको एक कम कर दो। 92 गुना तो ये हो जाएगा 91 बराबर, पहला समय दिया उसको ऊपर लिख लो, जो दूसरा बचा उसको नीचे लिख लो, ठीक है, t2। तो 15 सत्ते 91 और यहाँ गुणा हो जाएगी, t2 बराबर क्या हो जाएगा, 15 सत्ते 105। तो राइट आंसर क्या होगा, 105 साल। यानी 105 साल में वह स्वयं का 92 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को कैसे लिखी ट्रिक, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बी ए से 20% अधिक है और सी बी से 25% अधिक है। ठीक है, यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान क्या होगा। बी इज 20% मोर देन ए एंड सी इज 25% मोर देन बी। इफ सी इक्वल टू 330 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। अब आधे लोग तो सवाल देखा हाथ पर फूल गए होंगे, मुझे जिनकी मैथ कमजोर होगी कहेंगे अरे क्या पूछ लिया, अब मैं कैसे करूंगा। हालांकि सवाल कुछ है ही नहीं, और जिनकी मैथ अच्छी को उन्होंने आपका आंसर निकाल भी दिया होगा। ये आंखों को मोरल सवाल है, समझ लीजिए कैसे करेंगे, करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, यहाँ पे सी, क्योंकि ए बी सी की बात चल रही है, लिखाइए हमने। पहली लाइन क्या कह रहा है, बी ए से 20% अधिक है, 20% अधिक है, यानी अगर ए 100 रहा होगा, नहीं बी ए से, हाँ बी ए से सही है, तो बी कितना रहा होगा, 120 रहा होगा। ये तो 120 अधिक है, क्योंकि अपना पे 100 होगा तभी तो 120 होगा ये। और लाइन क्या कह रहा है, बी ए से 20% अधिक है, यानी अगर ए का 100 रुपये होंगे तो बी के 120 रुपये होंगे। ठीक है, और सी क्या है, बी से 25% अधिक है, यानी सी क्या है, इससे 125% अधिक है, तो हम इसके 125 निकाल लेते हैं। 120 का 25% निकाल लो, बट्टे 100, 4 12 30, यानी और 30 जोड़ेंगे तो आगे 150, यानी कितना है, सी हो गया हमारे पास 150। तो ये हमारा वैल्यू निकाल आएंगे। फिर से सही हिसाब से लिख देता हूँ, ए बी सी। तो ए 100 रुपये निकल रहा है हमारे पास, बी 120 और सी 150 रुपये निकल रहा है। तो ये अनुपात में तो कट जाएंगे आपस में, रेशो में है ये। ठीक है ना, तो 0 0 0 कट जाएगा, 10 12 15 बचेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान क्या होगा। अब देखिए सी रेशो में कितना है, 15, लेकिन एक्चुअली कितना है, 330 है। तो यानी हमको ए की वैल्यू निकालनी है, तो 330 बट्टे 15 हो जाएगा, गुणा ए की वैल्यू कितनी है, ए 10 के बराबर है तो 10 निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30, 15 दूना 30 और बाई 220। राइट आंसर हमारा क्या होगा, 220, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो आया समझ में, आ गया होगा। तो सवाल फिर समझाता हूँ। देखो पहली लाइन बोला बी ए से 20% अधिक है, तो बी हमने ए को 100 रुपये मान लिया, तो बी का 120 रुपये है। फिर जो सी है वो बी से भी 25% अधिक है, तो हमने 120 का 25% निकाला तो 150 रुपये आया। 150 रुपये हमने रख दिया, 0 0 काट दिया, रेशो में 10 12 15 रेशो में इसकी वैल्यू आ गई। फिर कह रहा है सी बराबर 330 है। देखो एक्चुअल में 330 है, लेकिन रेशो में कितना है, 15 है। तो 15 बराबर क्या है, 330 के। तो एक की वैल्यू कितनी, एक रेशो की वैल्यू, एक रेशो की वैल्यू 22 हो जाएगी आपकी। तो ए का मान पूछा था, ए का मान 10 रेशो है, तो एक रेशो का मान जब 22 है, 10 रेशो का मान कितना होगा, 220 होगा। 220 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने डायरेक्ट यहाँ निकाल दिया हमने ए की वैल्यू। नहीं तो पहले का भाग करते फिर इनके मल्टीप्लाई करते तब भी बात हो जाती है। ठीक है ना। तो ए का मान कितना आ गया, 220 रुपये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
अब देखिए कभी इतने ईजी सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, जीडी का सवाल है, ऐसे जीडी का सवाल आपको पता है रेक्टेंगुलर कैसा होता है, ऐसे यून होता है। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 12 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 9। इसका एरिया पूछा, तो एरिया क्या होता है, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लंबाई कितनी है 12, 9, 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, तो यानी सेंटीमीटर स्क्वायर कह ले या वर्ग सेंटीमीटर कह ले। तो 108 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 12 निम्मा 108, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है A अनुपात B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 और 6 है, तो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। जब बट्टे में आता है ना, थोड़ी आधे लोग के हाथ तरफ भूल जाते हैं कि हम बट्टे में सॉल्व कैसे करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू जब आ जाती है तो आधे लोग की तो ऐसे हालत खराब हो जाती है मैथ में कि फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी आपको स्टेप का सवाल देखने को मिले, और स्टेप का सवाल देखने को नहीं मिले, आता ही है एक बार सवाल एग्जाम पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो उन सवाल कैसे किया था मैं सिखाता हूँ आज आपको मैं। तो आपको ABC की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ ABC की जगह पहले इनकी वैल्यू रख दीजिए आप। तो 1/A की जगह मान क्या आएगा 4, B की जगह क्या आएगा 5 और C की जगह क्या आएगा 6। इतना तो आपने कर लिया, ये तो देखते हमने कर लिया, अभी कुछ नया नहीं करा मैंने, जो दिया था हमने वही रखा है हमने। अब देखिए क्या होता है, अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में, अब फ्रैक्शन तो आंसर दिया हुआ नहीं है, इसमें तो आंसर पूरा दिया हुआ, तो हम पूरा आंसर कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे संख्या दी होती हैं उनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लॉसपा निकालते हैं और उसे मल्टीप्लाई काटोटे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 5 6 का क्या आएगा एलसीएम, तो हमेशा क्या एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमेशा बड़ा नंबर आप देखिए, बड़ा नंबर क्या 6 का ऐसा मल्टीपल देखो जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। आप कहेंगे सर 6 दूनी 12, तो 12 4 से होगा, लेकिन 5 से नहीं होगा तो 12 नहीं लेंगे। 6 3 18, 18 भी नहीं होगा। 6 चौक 24, 24 भी नहीं होगा। 6 पंजे 30, अब देखिए 30 हो जाएगा, ये बताइए हो जाएगा, चाहे 24 नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा। 6 36, 36 भी, 6 7 42, 6 4 6 60 ही होगा, इसका मतलब 60 हम लेंगे। अब क्या होगा देखिए, 4 से 60 कितने बार कटेगा, 12 बार कटेगा, तो नहीं 15 बार कटेगा, 15 चौके 60 ही होगा 15, ठीक है ना। इससे हम काटेंगे 60 को तो 15 बार कटेगा, 15 मल्टीप्लाई करेंगे 15 ऐसे, ऐसे 560 से काटे कितना आएगा 12 पंजे 60, फिर ऊपर आएगा 12 गुणा जाएगा और 6.8 10 आ जाएगा। तो रेशो कितना है 15 12 10, 15 12 10 ऑप्शन दिया हुआ कहीं, 15 10 12 10 12 15 15 12 10, हाँ दिया ऑप्शन नंबर C में, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो क्या करा हमने 1/4 1/5 1/6 रखा, ABC की वैल्यू रखी, फिर हमने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम से हमने काटा पिटी करी और हमारा आंसर आ गया 15 12 10, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है तो मेज की लंबाई क्या होगी। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल इज 48 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द टेबल। बहुत सा सवाल है। तो हमको पता है आयत का पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 2L + VL, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमको दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। और दूसरा हमको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमको दे रखा है 128, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये 2 से तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा L + B बराबर 24, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, इसकी लंबाई, यानी जो आया तो उसकी लंबाई हमसे पूछी है। अब देखिए 2 समीकरण को मिल रही है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान हमको 24 मिल रहा है और लंबाई गुणा चौड़ाई का मान 128 मिल रहा है, और हमसे लंबाई पूछी है। तो क्यों ना हम L + B के ऐसे 2 मान रखें जिनका जोड़ तो 24 आए और गुणा करने पे 128, तो हम बाई ऑप्शन ले सकते हैं। देखो बाई ऑप्शन 10 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 10 हम लेंगे तो आगे इकाई का यूनिट 0 आ जाएगा, तो लंबाई 10 तो हो नहीं सकती कभी ज़िंदगी में। 18 लेंगे तो ज़्यादा हो सकता है हमारा, हम पहले 16 लेते हैं। 16, तो 16 अगर हम लंबाई लेंगे तो चौड़ाई कितनी बचेगी, 16 8 24, तो 16 8 24 हमारा बन सकता है। अगर लंबाई हम 16 लें और चौड़ाई को 8 लें तो 8 ही बचेगा, तो 24 हो सकता है। और 16 8 कितना होता है, 16 8 128 भी होता है। यानी हमने जो 16 वैल्यू रखी है वो सही रखी है हमने, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी की 16 ही होगी, क्योंकि ऑप्शन हमको दिया हुआ तो ये सवाल ऑप्शन बाय ऑप्शन हम कर सकते हैं। तो लंबाई में 16 रखेंगे तो चौड़ाई अपने आप 8 ही बचेगी, 16 8 24 हो रहा है और 16 8 128 भी होता है, मल्टीप्लाई भी कर 128 आ रहा है और जोड़ने 24 भी आ रहे हैं, लंबाई मेरे 16 ही होगी। 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 रखेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 12 बचेगी, तो 12 12 144 होता है, यानी लंबाई 12 नहीं हो सकती है। 18 रखेंगे तो चौड़ाई कितनी बचेगी 6 बचेगी, और 18 6 का कितना होता है 108, तो चौड़ाई नहीं होगी, लंबाई कितनी होगी हमारी 16 सेंटीमीटर ही होगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर C।
और जब भी चाहे सवाल मिले आप इसको ऐसे ही करिएगा बाय ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया कीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे लोगों के लिए, अभी लाइक नहीं दे सकते हो मेरे को क्या बदले में, ठीक है। तो लाइक करा करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना याद से, ठीक है ना। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाद में कहते हो सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम में ही मिलेगी, तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना यहाँ से, ठीक है ना। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एनएमडीसी का सफर है बहुत लंबा चलने वाला है। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, उतना मैं तैयार कर दूंगा कि आप एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस होकर जाके बैठोगे कि हाँ मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है ना। बाकी मेहनत आपकी है। तो अगला क्वेश्चन है, सीमा ने बाजार से 80 सामान खरीदे, कुल वस्तुओं के 25% सामान दोषपूर्ण थे और शेष वस्तु को 50% लाभ पर बेचा गया था, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। सीमा परचेस्ड 80 आइटम्स फ्रॉम द मार्केट, 25% आइटम्स ऑफ द टोटल आइटम्स वेर डिफेक्टिव एंड द रिमेनिंग आइटम्स वेर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो कैसे करते हैं, हम परसेंटेज तो पकड़ेंगे। इसमें 80 सामान से मतलब ही नहीं है, यह खाली आपको बुद्धू बनाने दिया गया है, इस सामान से मतलब ही नहीं है। इस सवाल में हम पकड़ेंगे डिफेक्टिव कितने निकले, 25% निकले, 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। यानी अगर कोई सामान आपने 4 रुपये में खरीदा तो आपने उसको बेचा कितने में, 3 में बेचा, ठीक है, बेच दिया। अब क्या कह रहा है, और शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया था, तो शेष वस्तु कितनी थी हमारे पास, 3 ही थी, 3 का 50% निकालने कितना होगा, यानी 400 का था, यानी अब 400 कोई लाए और 30 रुपये में आपने क्या बेचा, 25 सामान दोषपूर्ण थे, 400 के थे तो 25 में बोला 4 में से गया 3, हाँ 300, ठीक है। तो आपने 300 में उसको बेचा, तो 100 सामान तो कैसे गड़बड़ हो गया, 100 सामान तो बेच सकते नहीं है, वो दोषपूर्ण थे, आप बेचोगे 300, अब 300 भी आपको प्रॉफिट कमाना है, तो 300 को क्या निकालेंगे पहले हम, अब बाकी सामान 50% में बेचा तो इसका 50% निकाल देंगे, 0 0 5 या 15, 150, यानी 300 रुपये के सामान को उसने 150 रुपये का प्रॉफिट बेचा, यानी कितने बेचा, 450 रुपये में बेचा। देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। एक्चुअल में जो 400 रुपये का सामान लाई थी और 100 सामान खराब निकल गए, उसकी वजह देखो उसने 450 में सामान को बेच देनी। सोचो कितनी चालाक लड़की है ये सीमा, कि उसने घाटा हो रहा था, लेकिन घाटे को देखो प्रॉफिट में चेंज कर लिया। ये होता है माइंड। 400 में चीज़ लाई थी, 25% तो पहले ही खराब निकल गए, जो खराब निकल गए वो तो बेचेगी नहीं। 400 को 25% कितना हुआ, 100 रुपये हो गया, 100 रुपये 100 पहले निकाल लीजिए, यानी 300 सामान सही है। अब 300 सामान को तो आप बेचोगे, 400 सामान लाए, 100 सामान खराब निकले, 300 सामान, अब 300 को उसने 50% प्रॉफिट बेचा, तो 300 का 50% कितना होगा, 150 रुपये, यानी टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, 300 रुपये वो और 150 रुपये वो, 450 रुपये। अब देखिए एक्चुअल में कितना हो रहा है, अब देखो लाइट कितनी हुई थी 400 में और बेचा कितने, 450 में, हमको मिल गया, सेलिंग प्राइस भी हमको मिल गया, कॉस्ट प्राइस हमको दिया ही हुआ था क्वेश्चन में। तो 400 का सामान 450 में बेचा, कितने का प्रॉफिट कमाया, 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो अभी मैंने आपको बताया था 50 रुपये प्रॉफिट किस पे, क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपये इंटू 100। अब कितने काट दीजिए, 5 8 40 और 8 से भी सौ काटेंगे कितना आएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12.5%, यानी 12.5% का प्रॉफिट उसने कमाया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 12.5%, ठीक है ना। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा इस सवाल के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अरे ये सवाल 2 बार रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं, अगला सवाल देखते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, हाँ ये रहा, एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें यदि भुजा 40% बढ़ा दी गई है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द साइड इज इंक्रीज बाय 40%। इस टाइप के सवाल बहुत पूछ जाते हैं और ये सवाल आंखों में होते हैं। कैसे होते हैं बताता हूँ। तो जब भी एक ही चीज़ पे बढ़ रहा हो घट रहा हो तो कैसे हम करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है a + b + ab अपॉन 100। सक्सेसफुल लगाते हैं इसमें। तो कितना 40% बढ़ा है, तो पहले 40% बढ़ा, 40% बढ़ा, 2 बार क्यों लेंगे, क्योंकि भैया क्षेत्रफल क्या होता है, 2 बार होता है, ठीक है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस 40 गुणा 40 बट्टे 100। तो 1 0 से 2 0 कट गए, 4 चौक 16 और 40 से 80, यानी टोटल कितना आ गया, 96%। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 96%। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ ऑप्शन गलत दिए हुए, इसका राइट आंसर होगा 96%, ठीक है ना। जब पीडीएफ दूंगा सही करके दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो कैसे, और एक तरीका और है, कैसे करेंगे आप, 40% बढ़ा है तो हम फ्रैक्शन वैल्यू को उसको फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 40/100, तो 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब बढ़ रहा है तो 5, पहले 5 था, 2 बढ़ा 7 हो गया, फिर 5 था, 2 बढ़ा 7 हो गया, यानी ओवरऑल कितना बढ़ा, ये बढ़ा 25 और ये बढ़ा 49। कितना बढ़ रहा है, 9 में से 5 गया 4 और 4 में 2 गया 2, 24 बढ़ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो 25 चौका कितना हो गया 100 और 24 चौका कितना होता है 96%। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, 96% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन है,
तो अब ये इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि आज थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मैं ला नहीं पाया आप लोगों के लिए, थोड़ा कोचिंग भी देखना पड़ता है मेरे को, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला पाया, लेकिन जितने थे ये बेहतरीन क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। आप पहले इन्हीं क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इस टाइप के और सवाल आप कीजिएगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में अपने, ठीक है ना। और बाकी जो सवाल पीडीएफ ये इसको जैसे ऑप्शन गलत दिए हुए, मैं पीडीएफ जो दूंगा तो उसमें सारे ऑप्शन सही करके आपको दे दूंगा मैं, ठीक है ना, इसलिए उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेशन में मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो लाइक ठोक के जाइए, और चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो में। और वीडियो की जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है ना। अब टाइम बर्बाद मत कीजिए, अब जाके अपनी स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच।